देखिए, युद्ध विराम का मतलब होता है युद्ध का पूरे तरीके से रुकना। आप अब एक तरफ तो बोल करके जा रहे हैं कि सीज फायर हो चुका है, लेकिन इजराइल के लगातार उसके बाद ही हमले जारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें अहम कि किसको चौधरी इन्होंने बनाया है, ऐसे देश को जिसकी छवि खुद धूमिल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद उसको माना जाता है, आतंकवादी करार दे रखा है बहुत सारे देशों ने। तो ऐसे देश को आकर के उसको चौधरी बना देना सीधे तौर पर यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं सारा गोलमोल मामला हुआ है। और ये डर है, ये घुटने टेकने वाली बात है। ये सीज फायर नहीं हुआ, ये सीज फायर नहीं हुआ है, ये अमेरिका युद्ध हारा है, इजराइल युद्ध हारा है। और इस हार को इन्होंने सीज फायर का नाम दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिपापोती चल रही है। जिस तरीके से ईरान ने हमला करते हुए इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस तरीके से अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इन्होंने शुरुआत से ही समझा था और इजराइल ने परोस दिया था ईरान को, इस तरीके से परोस दिया था जैसे वेनेजुएला को परोसा गया। अमेरिका ने वेनेजुएला को हलवा समझा, अमेरिका ने इराक को हलवा समझा, अमेरिका ने जो लीबिया है उसको हलवा समझा। तो ये जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, ये हलवा समझते हुए थे, लेकिन ईरान हलवा नहीं निकला, तीखी मिर्च निकल करके सामने आ रहा है। लेबनान पे हमला क्यों करने लगा इजराइल लगातार? क्योंकि जब सब कुछ बात हो चुकी थी कि अब शर्तें मान लेती, इस पे क्या मतलब अचानक? देखिए, ये कभी भी विदेशी युद्ध नीति जितनी भी है आज तक उस पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जब शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि हमने जो उनकी न्यूक्लियर साइट है उसको तबाह कर दिया, हमने उसको उड़ा दिया, और न्यूक्लियर साइट्स पर जो गाड़ियां लेकर के माल लाद करके न्यूक्लियर जो एटम बम बनाने की जो प्रक्रिया थी और उसके अंदर जो सामान यूज होता है, इस्तेमाल होता है, वो जो लेकर के जा रहे थे, उन गाड़ियों को भी ध्वस्त कर दिया हमने, अब सारा खेल खत्म हो चुका है। ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद फिर से हमला शुरू हुआ, वहीं से युद्ध स्टार्ट हुआ है। जब एक बार आप न्यूक्लियर प्लांट उनका उड़ा चुके हैं, न्यूक्लियर पावर जहां पर उनकी साइट थी, जहां पर न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए सामान रखा हुआ था, वो सब उड़ा चुके हैं, फिर दोबारा से कैसे हमला हुआ? तो ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनकी नीति और इनकी नीयत बिल्कुल गलत है। आप देखिए, इससे पहले इजराइल ने क्या किया, जब लाशें लौटाई गई, जब जनाजे गए, तो जनाजे के अंदर भी एटम बम फिट करके इन्होंने भेजा था गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, उन लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए। तो गाजा के अंदर बेगुनाहों का खून बहाया और फिलिस्तीन के अंदर बेगुनाहों का खून बहाया। उसी तरीके से ईरान के अंदर भी इन्होंने जो स्कूली छात्राओं को, बच्चियों को, मासूम बच्चियों को मारने का काम किया, बेगुनाहों को मारने का काम किया। ये विदेशी युद्ध नीति में नहीं आता है। इस युद्ध का क्या नतीजा निकल सकता है? आप कह रहे हैं कि ईरान जीत गया, लेकिन अमेरिका और इजराइल तो नहीं मान रहे कि ईरान जीता है, वो तो सिर्फ एक समझौता करना चाह रहे थे। देखिए, समझौता तो इसे कहीं से कहीं तक भी नहीं कहा जा सकता। वो ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज किन शर्तों पर खोला गया है ये भी आप देखिए। और ये जो सीज फायर की अफवाहें उड़ी थी, ये जो बातें हुई थी, ईरान ने तो नहीं माना। ईरान ने तो ये कहा था कि हमारी अपनी शर्तें हैं, जब आप मुआवजा देंगे, जब आप हमारी शर्तों को मानेंगे, तब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुलेगा, ऐसे नहीं खुल जाएगा। अमेरिका ने हमेशा की तरह यहां भी गचका खा लिया। अमेरिका ने सोचा था पाकिस्तान को आगे करेगा, और जो पाकिस्तान बोल रहा था वो जुबान अमेरिका की थी। अमेरिका खुद नहीं बोल पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इनको इलाज की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप का पहले इलाज होना चाहिए, उसके बाद उनकी बात माननी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं पाषाण काल में पहुंचा देंगे ईरान को, अगर आप भी बात नहीं मानते हैं। देखिए, उन्होंने तो ये कहा कि एक सिविलाइजेशन का अंत कर देंगे, लेकिन सिविलाइजेशन का अंत किसका हुआ? खुद डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच के अंदर सिविलाइजेशन बैठी है, जो नफरत की सिविलाइजेशन है, जो उनके अंदर जो दूसरों को बेगुनाहों का खून बहाने की सिविलाइजेशन है, उसका अंत हुआ है। अगर कहीं से कहीं तक भी कोई सभ्यता खत्म हुई है, तो उनकी जो मानसिक सभ्यता है, उनकी जो बेगुनाहों का खून बहाने वाली सभ्यता है, उसका अंत हुआ है। और ये जो चुनाव की बात कर रहे हैं कि भाई अभी हम 70-72 हमारे जो सांसद हैं उनको हम वापस लेंगे, निकाल देंगे, ये सारा की सारी बौखलाहट है। जिस तरीके से अमेरिका के अंदर भी हालात हो चुके हैं, अमेरिका की कोई सिटी ऐसी नहीं बची जहां पर प्रदर्शन नहीं हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अपने ही घर के अंदर, अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इनकी बौखलाहट साफ तौर पर यह बता रही है कि खुद ये नहीं कह पाए कि हम हार चुके हैं, खुद ये नहीं कह पाए कि हमने घुटने टेक दिए हैं, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान को आगे कर दिया है। पाकिस्तान के बारे में पूरे दुनिया के देश जानते हैं कि अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है। जो पहले तो मध्यस्थ में जाने के लिए तैयार हो गया था ईरान, लेकिन अब अचानक जब इजराइल ने हमला कर दिया कल रात में, उसके बाद अब मना कर रहा है कि आप नहीं जाएंगे। ईरान कल भी तैयार था, ईरान आज भी तैयार है और कल भी तैयार रहेगा, लेकिन शर्तें हैं। शर्तें हैं, आपको मुआवजा देना पड़ेगा, अस्पतालों पर आपने हमले किए, भुगतना पड़ेगा, बेगुनाहों का खून बहाया है, आपको उसका भुगतना होगा, उसका अंजाम भुगतना होगा, आपने जितना नुकसान किया है उसका मुआवजा देना होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते खुलेंगे तो सशर्त खुलेंगे। और दूसरी बात, जितने भी आपने यहाँ पर हमले किए हैं, इनकी गारंटी आप लेंगे कि आगे को हमले नहीं होंगे। हमले लगातार जारी हैं तो कहाँ रुकेगा? ईरान कल भी मान रहा था, आज भी मान रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ईरान मान जाएगा, लेकिन शर्तें होंगी। शर्तें अमेरिका माने, शर्तें जो है इजराइल माने, लेकिन इजराइल शर्त तो लगा रहा है कि जो भी वहां से जहाज निकलेगा टैक्स लगाएंगे हम। बिल्कुल टैक्स लगाएंगे। दरिया उनका है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा उनका है, क्षेत्र उनका है, और सारा का सारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उन्होंने अब से नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान देकर के उसको जीता था। और आज अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर वो टैक्स लगा रहे हैं तो क्यों नहीं लगा सकते? जितने आपके पोत हैं, जितने आपके यहाँ पर और ज्यादा जो बेस हैं, आप तो उन पर भी टैक्स लगा देते हैं, आप तो किसी को इस्तेमाल भी नहीं करने देते। और खाड़ी देश जितने हैं उनको भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि खाड़ी देशों की तरफ से अगर हमला हुआ तो ईरान इस बार ये कह रहा है कि अभी तो हमने बिल्कुल अभी थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर अभी बाकी है, इससे ज्यादा दुगनी ताकत से आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए हम हमला करेंगे। सवाल खाड़ी देश के जो है सऊदी अरब है, ये सब देश अमेरिका का साथ क्यों है?
देखिए ये सब लोग इसलिए अमेरिका के साथ हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी डर सताता है। ये सारे के सारे आप देखिए जिस तरीके से जेफरी एप्स्टीन का, फिर मैं दोबारा से यहाँ पर जिक्र करूंगा, जेफरी एप्स्टीन के जैसे पन्ने खुले तो किनका नाम शामिल था उसमें, कौन लोग साथ में आए थे? ये जो खाड़ी देश हैं, ये जो सऊदी अरबिया जिसका आपने नाम लिया, ये भी तो शामिल थे जेफरी एप्स्टीन की फाइल के अंदर। और जो देश हैं दूसरे जो कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं, वो सब भी तो शामिल थे जेफरी एप्स्टीन की फाइल में। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी नाम आया था, और उनका नाम तो इस तरीके से आया था कि नाचने गए, गाने गए, ठुमके लगाने गए। हालांकि वो बहुत जगह जाकर के कहते रहते हैं कि मुजरा मुजरा करने की बात बोलते रहते हैं। अब कौन मुजरा कर रहा था जेफरी एप्स्टीन में, ये सब सामने आ युद्ध चुका है। रुकवाने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच में जब बात पूछा गया कि आप मध्यस्थता क्यों नहीं करा रहे, तो अगर हम दलाल थोड़ी है, विदेश मंत्री कह रहे हैं। पहले कह दिया कि हम दलाल थोड़े हैं, फिर स्वागत क्यों कर दिया? इसका मतलब सीधे तौर पर एस जयशंकर ने शुरुआत में तो कहा कि हमने मध्यस्थता इसलिए नहीं कराई क्योंकि हम दलाल थोड़ी हैं। उसके बाद आज स्वागत क्यों किया है? ये जो सीज फायर है, इसका स्वागत किस वजह से कर दिया? तो स्वागत कर दिया तो इसका मतलब आप दलाली का स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी दलाली में शामिल हैं, इसका मतलब आप दलालों के समर्थक हैं, इसका मतलब आप दलालों के कहीं ना कहीं वाइफ बनने बैठे हैं। आप ही ने जाकर के कहा था कि ये फादरलैंड और हम मदरलैंड, तो फादर और मदर क्या होंगे आपस में? हस्बैंड वाइफ का ही तो रिश्ता होगा। तो ये कहीं ना कहीं पत्नी बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब एक बात तो इन्होंने कह दिया कि भाई हम दलाली के बीच में नहीं पड़ेंगे, दूसरी बात उसी एस जयशंकर की जो विदेश मंत्री का बयान है कि हम स्वागत करते हैं सीज फायर का, तो ये दलाली का स्वागत क्यों कर रहे हैं? खुद भी हमारे देश की तमाम विदेश नीति फ्लॉप होती नजर आ रही है। हमारे देश के मंत्रियों के, विदेश मंत्रियों के बयान वो बिल्कुल एकदम हमारे देश की कलाई खोलते नजर आ रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब ये कहा जाता था कि देखिए युद्ध रुकवा दिया, रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के नाम पर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया, बहुत हमारे देश की गाढ़ी कमाई इसी बात में खर्च कर दी गई, और सारा का सारा पैसा सिर्फ इसीलिए लगा दिया गया कि कहीं ना कहीं मोदी जी का प्रचार किया जाए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में मोदी जी का हाथ है। ये वाला युद्ध नहीं रुकवा रहे हैं, फोन तो बता रहे हैं कि कर रहे हैं, फोन ऑन करते हैं कि नहीं? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ईरान की तरफ से यहाँ पर जहाज आए थे, ईंधन के जहाज थे, गैस के जहाज थे, वो तो भारत ले नहीं पाया, वो तो चले गए वापस चाइना। तो ये कहां से, किस मुंह से युद्ध रुकवाने की बात कर लेंगे, किस मुंह से ये फोन करेंगे? और ईरान की तरफ से अरागची जी का बयान सुनिए, ईरान के तमाम लीडर्स का बयान सुनिए, ईरान की आर्मी का बयान सुनिए। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो हमारे भाई हैं, उन्हीं की वजह से हमने स्ट्रेचेबल अपना रवैया अख्तियार कर रखा है, लचीला रवैया अख्तियार कर रखा है। और कभी भी उन्होंने सरकार के बारे में एक शब्द नहीं बोला, हमारे देश के नागरिकों के बारे में बोला कि जितना प्रेम हमें भारत के नागरिकों से मिला है, हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान की आवाम से मिला है, उस आवाम के प्रेम के, उस आवाम के प्यार के चलते ही हम उनकी मदद कर रहे हैं, उस आवाम के चलते ही, उस आवाम प्यार के चलते कि उन्होंने अपने चीज जेवर और अपने जितने गुल्लकें थी छोटे छोटे बच्चों ने वो भी ईरान के लिए सौंप दी, ईरान को दे दी। इसलिए ये रवैया देखते हुए ईरान ने कहा कि हम भारत के नागरिकों का, हिंदुस्तान की आवाम का रवैया देखते हुए मदद कर रहे हैं, स्टेट ऑफ हार्मुज के रास्ते खोल रहे हैं। लास्ट में अब क्या देखते हैं? कल तक कई देश नजर बनाए हुए थे, पूरी दुनिया नजर बनाई हुई थी कि हो सकता है सीज फायर हो जाए, जिससे ये जो गैस की और पेट्रोल की जो दिक्कत हो रही है दूर हो जाए, लेकिन फिर मना हो गया। तो अब इस युद्ध को कहां देखते हो, कितना लंबा चल सकता है? देखिए हम तो ये इस बात को बोल रहे हैं कि अब 15 दिन के लिए अगर स्टेट ऑफ हार्मुज का रास्ता खुला है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि भंडारण भर लिया जाए, गैस यहाँ पर जो किल्लत हो रही थी गैस की वो किल्लत खत्म कर दी जाए, पेट्रोल की, डीजल की जो किल्लत हो रही थी वो खत्म कर दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका मुंह नहीं है मांगने का, इनका मुंह नहीं है ईरान से बात करने का। ये वही लोग हैं जो जाकर के ठुमके लगा रहे थे इजराइल के अंदर, ये वही लोग हैं जो फादरलैंड उनको बता रहे थे, अपने आप ही घोषित कर दिया, सुबह घोषित इन्होंने अपने आप को मदर बता दिया और उनको फादर बता दिया। तो इन लोगों की आज भी वही हालत है कि जो उनके इशारों पर नाचने का ये काम करते हैं, जो वो इशारे देंगे वही काम ये करेंगे। जो जेफरी एप्स्टीन ने 2007 में बताया था वही काम आज भी हो रहा है, जो 2017 वाली फाइल में उन्होंने बताया था कि ये काम मोदी जी कर रहे थे अमेरिका के लिए। महात्मा गांधी का नाम बताते हैं बीजेपी वाले। देखिए बात वहीं आ जाती है कि मोदी जी जो भी बात बोलते हैं वो बातें सारी सर से ऊपर की होती है। मोदी प्रवक्ता बोल रहे हैं मोदी जी के, तो मोदी जी के प्रवक्ता मोदी जी से तो ज्ञान लेकर के बोलते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में तो सरकार चल रही है। मोदी जी ने तो पहले ये भी बोल दिया था कि भाई जो कैमरे का उन्होंने इस्तेमाल किया था, कैमरा उस समय बना भी नहीं था। ईमेल मोदी जी ने उस समय कर दिए थे जब ईमेल की आविष्कार ही नहीं हुआ था। मोदी जी ने यहाँ तक के प्रिंटर का इस्तेमाल कर लिया। मोदी जी की जो डिग्री छपी थी वो प्रिंटर से छपी थी और उनके जो सहपाठी थे उनकी हस्तलिखित डिग्री थी, क्योंकि उस जमाने में प्रिंटर हुआ ही नहीं करता था। अब आप देखिए कि जिस यूनिवर्सिटी से मोदी जी पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी को भी पता था कि हमारा महामानव आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगा, तो इसकी डिग्री हाथ से मत लिख के भेजो। आने वाले समय में, भूतकाल में, भविष्य काल में पता नहीं कौन कौन सी टाइमिंग मशीन लगा करके भविष्य काल में पहुंचो और प्रिंटर तैयार करो। प्रिंटर तैयार करके मोदी जी की डिग्री जरूर प्रिंट कराओ भाई, क्योंकि ये आने वाले प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे महामानव हैं, ये हमारे अजन्मे हैं, ये हमारे नॉन बायोलॉजिकल नेता बनेंगे। और दूसरी बात अभी देखिए, आप हाल ही फिलहाल में जब वो बंगाल गए तो कह रहे हैं हम ही बंगाली। लोग तो कहते थे भैया गुजराती हैं, खुद बोलते थे केम छे मैं गुजराती, अब जाके कह रहे हैं हम ही बंगाली। जिस स्टेट के अंदर भी, जिस राज्य में भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी जी उसी राज्य के हो जाते हैं। ये बात आज तक जनता नहीं समझ पा रही है कि जिस राज्य में भी जाते हैं उसी राज्य के कैसे हो जाते हैं, उसी राज्य से इनका पुराना नाता कैसे हो जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर नरक में भी इलेक्शन हो जाएगा तो मोदी जी जाकर के ये कह देंगे नरक से तो मेरा पुराना नाता है, यहाँ तो मैं बहुत बार आया गया हूँ। मोदी जी हर जगह जहां पर भी चुनाव हो उसी से इनका पुराना नाता हो जाता है।
बंगाल में चुनाव था तो कह रहे हैं हम ही बंगाली, और थोड़ी सी देर बाद ही असम में अगर पहुंचे रैली को संबोधित करने के लिए तो कह रहे हैं मैं असमी हूं। और जब मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था तो बहुत सारे अंग्रेज मेरी चाय पीने आते थे तो वो यही कहते थे, अरे भाई तुम तो बड़ी अच्छी चाय बनाते हो, मुझे लगता है तुम असमी हो। मतलब अंग्रेज 1947 में हमारे देश से चले गए और मोदी जी 1949 में पैदा हुए। पता नहीं पैदा होने के 2 साल पहले ही ये कहां से चाय पिला करके आ गए। ये पेट में चाय पिलाते थे, ये गर्भ में चाय पिलाते थे, या क्या करते थे? आप कह रहे हैं विदेशी यात्रियों की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अंग्रेजों को हमारा देश हमेशा भगाने के चक्कर में लगा था, अंग्रेजों को हमारा देश उनके दांत खट्टे करने के चक्कर में लगा था, और हमारे मोदी जी इनको चाय परोस रहे थे। तो फिर अगर विरोधी पार्टी के लोग ये कह देते हैं कि ये गुलाम है अंग्रेजों के, ये मुखबिर है अंग्रेजों के, ये अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं? मोदी जी ने तो कहा दुकानदार है, चाय वाले आएंगे बेचने, चाय नहीं बेचेंगे, तो चाय की चाय बेचते थे, इसमें गलत क्या है? तो चाय सिर्फ अंग्रेजों को बेची जाएगी, हमारे देश के लोग चाय नहीं पी पाएंगे। और जब हमारे देश के लोगों को इन्होंने चाय नहीं पिलाई तो हमारे देश के लोग इनको प्रधानमंत्री क्यों बनाएंगे? हमारे देश के लोग इनको अपना नेता क्यों चुनेंगे? हमारे देश के लोग, और यहाँ तक कि देखिए कि एक बच्चे ने ये कह दिया कि जिसके हाथ में चाय पीकर झूठा गिलास देना चाहिए था उसके हाथों में देश दे दिया, तो उस बच्चे के खिलाफ भी कार्रवाई। मतलब यहाँ इस देश के अंदर चाय बेचने वाले की इतनी पावर ज्यादा हो गई है, और वो भी कैसा चाय बेचने वाला? मन घड़ंत चाय बेचने वाला। जिस समय बताते हैं कि मैंने चाय बेची उस समय स्टेशन नहीं था, जिस समय कह रहे हैं अंग्रेजों को चाय पिलाई उस समय अंग्रेज नहीं थे, जिस समय इनकी डिग्री छपी उस समय प्रिंटर नहीं था, जिस समय इन्होंने फोटो खिंचवाए उस समय जो है कैमरा नहीं था, जिस समय इन्होंने मेल कर दिया उस समय मेल आईडी इजाद नहीं हुई थी, जिस समय में इन्होंने कैनवास का जूता पहना उस समय कैनवास की कंपनी नहीं बनी थी। तो ये सारे के सारे मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश ने प्रधानमंत्री नहीं चुना, हमारे देश ने एक आत्मा चुन रखी है, और वो भी भटकती आत्मा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आत्मा है, ये बात खुद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, मेरा तो जन्म नहीं हुआ। नॉन बायोलॉजिकल मतलब जिसका कोई शरीर ना हो, और जिसका कोई शरीर ना हो वो सिर्फ आत्मा होती है। और जो आत्मा तमाम देशों में चली जाए, ऐसे ऐसे देशों में चली जाए जहां के जो उसके राष्ट्राध्यक्ष हैं और कुछ लाख लोग उसके अंदर रहते हो नागरिकों, ऐसे देशों में भी घूम कर आ जाए, चारों तरफ भटकती फिरती रहे, तो भाई उसको तो हम भटकती आत्मा ही कहेंगे। और ये बात हम खुद नहीं कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने खुद साबित करके दिखाया है। आप उनके बयान उठा करके देख लीजिए, आप उनके वक्तव्य उठा करके देख लीजिए, हमेशा यही बात कहते हैं मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। कभी लोग उनके जो भक्त वो कहते हैं महामानव, लेकिन वो कहते हैं मैं मानव हूं ही नहीं, मैं तो नॉन